दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान में किसी भी रिश्ते को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है और लोग भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज की कहानी में इन्हीं रिश्तों को ऐसे तार-तार किया जाता है कि जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म से झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की। बिजनौर का एक थाना पड़ता है रेहड़। रेहड़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लालबाग और इसी लालबाग गांव का रहने वाला है गुरदास सिंह। गुरदास के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है गुलजार जिसकी कई साल पहले शादी हो चुकी है और बेटी का नाम है अमिता। अमिता जिसकी उम्र है लगभग 17 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 21 दिसंबर की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। जब अमिता अपने घर से बाहर निकलती है तो अपनी मां सुखविंदर से कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन अमिता ये नहीं बताती है कि मैं कहां और किस काम से जा रही हूं। जब 3 घंटे का समय गुजर जाता है, अमिता जब अपने घर पर वापस नहीं आती है तो सुखविंदर अपनी बेटी के नंबर पर फोन लगाती है, लेकिन अब सुखविंदर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। सुखविंदर कई बार अपनी बेटी के नंबर पर फोन करती है। जब बार बार फोन करने के बावजूद भी अमिता का नंबर नहीं लगता है, अब सुखविंदर एकदम से परेशान हो जाती है और फिर अपने पति गुरदास के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि अमिता को गए हुए 3 घंटे का समय गुजर चुका है, लेकिन ना तो वो घर पर आई है और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ है। सुखविंदर जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, ये सुनकर गुरदास भी एकदम से परेशान हो जाता है और भागते दौड़ते अपने घर पर आता है और अपने बेटे गुलजार के बेटे कमलजीत को बुलाता है। दरअसल कमलजीत जो गुरदास का पोता है। कमलजीत जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। गुरदास अपने पोते कमलजीत से कहता है कि गांव में जाकर पता करो कि अमिता किसी के घर पर तो नहीं है। कमलजीत अपने गांव में जाता है। 1 घंटे के बाद जब वापस घर पर आता है, अपने दादा से कहता है कि मैं गांव में लगभग हर घर में जाकर देख चुका हूं, लेकिन बुआ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद गुरदास का पूरा परिवार हर जगह पर अमिता को ढूंढना शुरू कर देता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ना तो अमिता घर पर आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए गुरदास उसी दिन ही शाम के समय नजदीकी थाने में जाता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, इधर अगले दिन 22 दिसंबर की सुबह सुबह थाने में एक सूचना दी जाती है कि जिम नेशनल कार्बेट पार्क में एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र है लगभग 17 से 18 साल के आसपास। उसके शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन डेड बॉडी बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया है। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसकी कदकाठी अमिता के जैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस गुरदास को घटना स्थल पर बुलाती है। इधर गुरदास जब घटना स्थल पर पहुंचता है और जैसे ही डेड बॉडी को देखता है, देखकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर पुलिस
पुलिस अंदाजा लगाती है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अमिता ही है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर गुरदास से कहती है कि अमिता ने आत्महत्या कर लिया है। क्या तुम बता सकते हो कि अमिता ने इस तरह का कदम क्यों उठाया है? पुलिस जैसे ही आत्महत्या करने की बात कहती है, ये सुनकर गुरदास भी एकदम से चौंक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं कर रहा था बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा कर रहा था। गुरदास जब इस तरह का जवाब देता है, उसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस के पास मात्र एक ही रास्ता बचा था, पोस्टमार्टम। 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि अमिता जहर तो खाई थी, साथ ही साथ उसकी गला दबाकर हत्या भी किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अमिता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस को भी लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस सोचने लगती है कि या तो अमिता की हत्या उसके प्रेमी ने किया है या फिर सच्चाई जब उसके घर परिवार वालों को मालूम चला होगा, घर वालों ने ही उसकी हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया होगा। इसीलिए पुलिस गुरदास को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब गुरदास से कहती है कि अमिता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये सुनकर गुरदास के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। दरअसल गुरदास ये सोचकर परेशान हो जाता है कि जब इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चलेगा तो मैं समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। पुलिस गुरदास से सवाल करती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था? इस पर गुरदास पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले 4 महीने से अमिता के पेट में किसका बच्चा पल रहा था। पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद तो काम करती ही है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। इधर गुरदास जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि जब से अमिता की मौत हुई है तब से उसका पोता कमलजीत काफी परेशान नजर आ रहा है। जैसे ही 4 दिन का और समय गुजर जाता है, एक खबरी पुलिस वालों को सूचना देता है कि साहब, गांव के कुछ लोगों से मालूम चला है कि जिस दिन अमिता की हत्या हुई थी उस दिन गांव के कुछ लोगों ने अमिता और कमलजीत को एक साथ ही गांव के बाहर जाते हुए देखा है। खबरी जैसे ही इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ गुरदास के घर पर जाती है और उसके पोते कमलजीत को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब कमलजीत से अमिता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो कमलजीत रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, अमिता की हत्या मैंने ही किया है। दरअसल मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था, इसीलिए मजबूर होकर मुझे अमिता की हत्या करना पड़ा। लेकिन कमलजीत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल कमलजीत जो उम्र में अमिता से लगभग 5 साल बड़ा होता है, अमिता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बदन को देखकर कमलजीत की नीयत खराब हो जाती है। हालांकि कमलजीत को ये मालूम होता है कि अमिता रिश्ते में उसकी बुआ लगती है, लेकिन चाहकर भी अपने आप
पर काबू नहीं कर पाता है और फिर अमिता को पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे होते हैं, इसीलिए कमलजीत अमिता से हंसी मजाक भी करने लगता है, लेकिन हंसी मजाक में ही कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर अमिता को भी समझने में देर नहीं लगती है कि कमलजीत उसे पसंद करने लगा है। दरअसल अमिता भी, जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखी थी, इसीलिए अमिता भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी बुआ और भतीजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। क्योंकि दोनों के बीच में बुआ भतीजे का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों इसका फायदा भी उठाते हैं। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, घर में इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चलता है। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, घर का कोई भी सदस्य इन दोनों पर शक भी नहीं करता है और आखिरकार घर के अंदर ही मान मर्यादाओं की सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ता है। घर के अंदर जब भी दोनों को मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे से संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन अमिता को मालूम चलता है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब अमिता को ये मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दरअसल अमिता इस प्रकार से डर जाती है कि चाह कर भी इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं पाती है। रात को जब सोने के लिए जाती है, पूरी रात उसे नींद भी नहीं आती है। जब सुबह होती है, मौका देखकर कमलजीत को अपने पास बुलाती है और उसको सारी बात बताती है। इधर कमलजीत को जब मालूम चलता है कि अमिता 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। अमिता उससे कहती है कि अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। इस पर कमलजीत उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजर जाता है, अमिता कमलजीत के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन अमिता जब कमलजीत से शादी करने के लिए कहती है, कमलजीत इस शादी से साफ इनकार कर देता है। कहता है कि ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दोनों के बीच में बुआ भतीजे का रिश्ता है और अगर हमने शादी कर लिया और गांव के लोगों को मालूम चल गया तो हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। कमलजीत जब शादी करने से इनकार कर देता है, ये सुनकर अमिता भी एकदम से गुस्से में आ जाती है और कमलजीत को फटकार लगाते हुए कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे साथ गलत काम किया था। अमिता जब कमलजीत के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है, कमलजीत जब बार बार इनकार करने लगता है, तो अमिता उसे समझाते हुए कहती है कि अगर हम शादी नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अमिता जब मरने की बात कहती है, कमलजीत भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अमिता को समझाते हुए कहता है कि हमारे लिए यही बेहतर होगा। इससे पहले कि इस बात की जानकारी हमारे घर परिवार वालों के साथ साथ गांव के लोगों को मालूम चले, हम दोनों अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। घटना से एक दिन पहले कमलजीत मार्केट में जाकर कुछ जहरीली दवाई खरीद कर लाता है और 21 दिसंबर की सुबह सुबह गुरदास जब अपने खेतों पर चला जाता है, अमिता अपने भतीजे कमलजीत के साथ घर से निकलती है और फिर दोनों जिम नेशनल कार्बेट पार्क में पहुंच जाते हैं। जब दोनों पार्क में पहुंचते हैं, कमलजीत वो दवाई अमिता को देते हुए कहता है कि पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगा। जब अमिता के हाथों में वो दवाई देता है
है अमिता वो दवाई खा लेती है। लेकिन अमिता जब कमलजीत को दवाई खाने के लिए कहती है तो कमलजीत हंसने लगता है। कमलजीत अमिता को जवाब देता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम तो दवाई खा ही चुकी हो और तुम्हारे साथ ये राज भी दफन हो जाएगा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। कमलजीत जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर अमिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि वहीं पर उससे झगड़ा तकरार करने लगती है। जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है, कमलजीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अमिता का ही चुन्नी लेकर उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक अमिता की मौत नहीं हो जाती है। अमिता की जब मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर अपने घर चला आता है। दरअसल कमलजीत ये सोचकर काफी खुश होता है कि चलो मुसीबत टल गई और इस बारे में किसी को कुछ मालूम भी नहीं चला। लेकिन शायद कमलजीत ये भूल चुका था कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। दरअसल कमलजीत और अमिता जब गांव से होते हुए पार्क के लिए निकलते हैं तो गांव के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। वाकई में कमलजीत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खासकर इसकी असलियत जब उसके घर वालों के साथ साथ गांव के लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने कमलजीत को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।